प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पंकज मित्तल जी, आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान प्रदीप राय जी, डॉक्टर तनु जैन जी, डॉक्टर भीमसेन सिंह जी, चेयरपर्सन बालाजी फाउंडेशन श्रीमती राजश्री राय जी, सभागार में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से, पंकज मित्तल जी ने, नवीन जिंदल साहब ने और पाठक जी ने, डॉक्टर जैन ने आपके सम्मुख विचार रखा है। मुझे कहा गया है कि एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय पहचान, एथिक्स, वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी विषय पर आज भारत शिक्षा समिट में अपने विचार रखूं। मैं बालाजी फाउंडेशन का आभारी हूं और इस समिट को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। बालाजी फाउंडेशन को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम की जो रूपरेखा मैंने देखी है उसके मुताबिक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी मानिंद हस्तियां उन सभी व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाली हैं जो भविष्य में भारत के एजुकेशन को एक नया आकार देंगे। मुझे उम्मीद है कि चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट्स का संवाद होगा वो एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने में सहायक साबित होगा। मैं समझता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े सभी महानुभावों के लिए भी अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का एक अवसर भी है, मंच भी है, ताकि हायर एजुकेशन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। हालांकि मुझे जो बात कही गई है एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय पहचान, थोड़ी छूट लेते हुए विषय पर जाने से पहले कुछ मूलभूत बातें मैं करना चाहूंगा। सामान्य रूप से अनेक विद्वानों ने एजुकेशन की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी। एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी भी अपनी एक परिभाषा है और मुझे लगता है कि शिक्षा है क्या। वास्तव में यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। और इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर वास्तव में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी के नाते या अध्यापक के नाते हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के भीतर जो इनर सेल्फ है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो अंतर्ध्वनि या ड्रम बीट, वो अगर पहचान सके तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर मैं बात महात्मा गांधी जी की करूं, बापू की करूं, तो जब 8 वर्ष के थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, बहुत प्रभावित हुए। घर आए तो शीशे के सामने खड़े होकर के जो डायलॉग सुने थे उनको बोलने का अभ्यास करते थे और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि मेरी अंतर्ध्वनि को उन्होंने उसी समय पहचाना और ये माना कि सत्य जो है, ट्रुथ, यही हमारे
अंतर्ध्वनि है हमारी ड्रम बीट है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि बापू ने क्या क्या किया, देश को आज़ादी दिलाई, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन सारी कठिनाइयों और अंतर्विरोधों के बावजूद कभी सत्य से गांधी जी नहीं हटे। अभी पाठक जी ने कबीरदास जी का नाम लिया। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, और जब मैं यहाँ आने के पहले देख रहा था तो 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीरदास पर हो गई है। रामानुजम का नाम विज्ञान और गणित के हर विद्यार्थी को पता है। देश ने इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं पैदा किया। 12वीं पास नहीं थे, 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि ड्रम बीट पहचानी कि गणित मेरी अंतर्ध्वनि है, और देश नहीं दुनिया के माने जाने मैथमेटिशियन बन गए। सचिन तेंदुलकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। सचिन तेंदुलकर स्कूल में पढ़ते थे, पिंग पोंग खेलते थे। अचानक उनकी अंतर्ध्वनि जागृत हुई और उनको लगा कि क्रिकेट ही मेरी अंतर्ध्वनि है, मेरी ड्रम बीट क्रिकेट है। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक समय था जब उनके पास एक ही पतलून हुआ करती थी। स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धोती थी, धुलती थी, कभी कभी तो गीली पतलून पहन करके प्रैक्टिस करते थे फील्ड पर। कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं है? आज तक एक भी बयान कोई बता सकता है सचिन तेंदुलकर जी का जिस पर कभी कोई विवाद हुआ है? भारत का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला। तो मुझे लगता है कि जो प्राथमिक काम है वह है बच्चे की अंतर्ध्वनि कैसे पहचान में आ जाए। वो खुद भी प्रयास करे, शिक्षक भी प्रयास करें। अब केवल अंतर्ध्वनि पहचानने से तो काम बनेगा नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने मेहनत किया, अंतर्ध्वनि के बाद उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। और तीसरी बात, गांधी जी एक बात कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर पढ़ाता है वो जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है, जिसका आप हाथ से प्रयोग करते हो वो जल्दी समझ में आता है। तो हाथों का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। कम पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार किए और हाथों के प्रयोग के कारण किए। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब जानते हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार पूरी दुनिया को बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो फिजिक्स से एमएससी किए थे, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी समझने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार इसलिए आइंस्टाइन ने नहीं किया कि वो एमएससी फिजिक्स थे, इसलिए किया कि उनके पिताजी बीमार हो गए थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। मजबूरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने पिता की दुकान पर बैठना पड़ा, और तब दुनिया का ऑटोमेटिक कैमरा, फ्रिज और थियरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आविष्कार है। बहुत संक्षेप में मैं बोलता जा रहा हूं। प्रदीप जी से मैंने कहा कि आधा घंटा मैं लूं, उन्होंने कहा कि नहीं आप ले सकते हैं। अब ये 3 बातें मैंने कही। चौथी बात, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसकी चर्चा जिंदल साहब कर रहे थे। सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हम समूह में 2, 4, 5 बच्चे मिलकर के समस्याओं के समाधान के लिए कैसे काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया हम बदल देंगे ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। छोटी समस्या लीजिए और उस पर काम शुरू करिए। मैं समझता हूं कि ये मोटे तौर पर 3-4 बातें हमने प्राथमिक रूप से इसका जिक्र किया है। अब सर्वसार उपनिषद का जो पहला श्लोक है वो एक बुनियादी सवाल उठाता है, विद्या और अविद्या ये आखिर है क्या? तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, तदभिमानम कारयति सा अविद्या, सोभिमानो यया निवर्तते सा विद्या। अर्थात अहं भाव, अहंकार की जन्मदात्री ही अविद्या है, वही इग्नोरेंस है। और जिसके द्वारा अहंकार समाप्त हो जाए, अहम समाप्त हो जाए, अहम का भाव समाप्त हो जाए, वही विद्या है, वही नॉलेज।
लेकिन अब दूसरा सवाल तुरंत उठता है कि आखिर ये नॉलेज मिलेगी कैसे, आएगा कहां से। इसका बड़ा खूबसूरत जवाब हमारे शास्त्रों में ही मैत्री उपनिषद में दिया है। तपसा प्राप्यते सत्वम, तप के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है। और यह तप है क्या? मैं मानता हूं यह जीवन की यात्रा ही तप है। जब बच्चा पैदा होता है तो सामान्य रूप से विवेक शून्य की दशा में होता है। जैसे जैसे जीवन की तपस्या से गुजरता है वैसे वैसे उसके नैतिक मूल्य तीक्ष्ण होते जाते हैं, उसकी चेतना विकसित होती है। इस यात्रा में ही वो करुणा, शांति, सत्य, कर्म, प्रेम, सदाचारी जीवन, सद्भाव और परोपकार जैसे जीवन मूल्यों को अपनाता जाता है, अपने अनुभवों को इकट्ठा करता जाता है। यह सभी शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक अनुभव मिलकर उसके ज्ञान को, उसके नॉलेज को डेवलप करते हैं। और फिर हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया, आचार्य दध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्यति, अर्थात गुरु से सीखी विद्या ही सबसे उत्तम होती है। यानी टीचर्स के मार्गदर्शन से नॉलेज को नई धार और नया रूप दिया जा सकता है। जर्मनी के एक बड़े मशहूर दार्शनिक थे और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में के आर्किटेक्ट के रूप में विल्हेम वॉन हुम्बर्ट, उन्होंने एक बात कही, एंड आई वुड लाइक टू कोट, वही नॉलेज असली नॉलेज है जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो मैं पहले कह रहा था कि हाथों के प्रयोग से, न कि क्लासरूम में जानकारी इकट्ठा करने से प्राप्त होता है। मित्रों, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जिस आचार, नीति और जीवन मूल्यों को हम असली नॉलेज मानते हैं वह पाठ्यक्रम और हमारे स्कूलों से लंबे समय तक गायब था। अब मैं उस विषय की तरफ आऊंगा, एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय पहचान, जिस पर मुझे कहा गया है कि मैं अपने विचार रखूं। प्राचीन समय से जिस नॉलेज की चर्चा हमारे पूर्वजों ने की थी और विश्व भर में मॉडर्न एजुकेशन के आर्किटेक्ट्स ने जिस सिस्टम को बाद में अपनाने का काम किया, वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसलिए इररिलेवेंट हो गई और प्रासंगिक हो गई क्योंकि आए दिन होने वाले टेस्ट, जिसका जिक्र पाठक जी कर रहे थे, और मार्क्स की वजह से एजुकेशन सिस्टम अपना असली उद्देश्य ही भूल गया। फ्रेडरिक नीत्शे ने मार्च 1888 की अपनी डायरी में लिखा कि हमारा सारा एजुकेशन जीवन मूल्यों के साथ विरोधाभास की वजह से असहाय और अस्थिर हो गया है। उनका कहना था कि एजुकेशन का ग्रेविटी सेंटर कहीं खो गया है। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मेडल, डिग्री, सर्टिफिकेट की आड़ में हमने स्टूडेंट्स को केवल मेमोरी का एक स्टोरेज बना दिया। वह स्कूलों और कॉलेजेस में सिर्फ इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने जाने लगा, न कि अनुभव आधारित ज्ञान अर्जित करने। जीवन मूल्यों के साथ इसी विरोधाभास की वजह से वो गतिहीन और दिशाहीन हो गया। और मुझे प्रसन्नता है कि भविष्य में एजुकेशन की चुनौतियों और अवसर पर चर्चा के दौरान इस समिट में अनेक विद्वान एजुकेशन में नैतिकता और मूल्यों पर चर्चा करेंगे। मुझे भी इस पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि देश को एक बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है, क्योंकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि स्टूडेंट्स पुस्तकों से प्राप्त स्मृतियों का केवल भंडार नहीं बल्कि नॉलेज का जीवंत स्रोत बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य रचनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्यों और दृढ़ संकल्प के भाव से भरे स्टूडेंट्स का निर्माण करना है, ताकि वह
एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान दे सके। मुझे लगता है, मैं अपेक्षा रखूंगा कि हमारी संस्थाएं ऐसे ही व्यक्तित्व का निर्माण करें, उस दिशा में अग्रसर हों, और ऐसे व्यक्तित्व जिनमें करुणा हो, और केवल करुणा न हो, इनोवेशन का भाव भी हो। तो करुणा और इनोवेशन दोनों का सम्मिश्रण हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपनी युवा पीढ़ी को, इस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ध्यान देने की जरूरत है। वह व्यक्तित्व एक सेल्फलेस, निस्वार्थी होने के साथ साथ एक कुशल रिसर्चर भी हो, राइटर भी हो, आर्टिस्ट भी हो, जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हो। वो एक ऐसा व्यक्तित्व हो जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की भी झलक हो, तथा महात्मा बुद्ध के करुणामयी व्यक्तित्व की भी परछाई हो। यानी हमारी यूनिवर्सिटीज तथा कॉलेजेस को ऐसे स्टूडेंट्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बौद्धिक दृढ़ता को बुद्ध के हृदय से जोड़ सके। यह संतुलन वास्तव में स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी तीनों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। आज जिस तेजी से विश्व में प्रगति हो रही है या भारत में प्रगति हो रही है, उसमें सच्चाई है कि बिना अभूतपूर्व इन्वेंशन के सिर्फ नैतिक मूल्यों का भी कोई मोल नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है कि केवल अच्छे इरादों से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि उसके लिए भी इन्वेंशन करने पड़ते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि बिना नैतिक मूल्यों के इन्वेंशन हो या फिर रिसर्च हो, वह सब भी एक तरफा है। और हम लोग तो बचपन से स्कूलों में ये गीत गाते थे कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। जब भी इस तरह के विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर मिलता है, तो एक बात पर मैं हमेशा बल देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए जो एल्गोरिथम में तो पारंगत हो ही, अपने चुने हुए फील्ड में प्रतिभाशाली हो ही, साथ साथ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने कर्तव्यों को भी महसूस करें। ऐसे नौजवानों की देश को जरूरत है। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ आह्वान किया गया, राष्ट्रम धारयन्ता ध्रुवम, राष्ट्र को स्थिर बनाए रखें। अपने कोर्स की, सिलेबस की तमाम किताबों के साथ साथ स्टूडेंट्स को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का सदैव एहसास हो, इस दिशा में शिक्षण संस्थाओं को प्रयत्न करना होगा। अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ आने के लिए compete करते हुए स्टूडेंट्स समाज और राष्ट्र की प्राथमिकताओं से भी कनेक्टेड रहें, यह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले टीचर्स सिलेबस और हर रोज होने वाले टेस्ट की वजह से एक सीमा के भीतर ही युवा स्टूडेंट्स की मेंटरिंग या उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल के लिए प्रोत्साहित कर पाते थे। लेकिन अब पॉलिसी आने के बाद सिस्टम जिस तरह से बदल रहा है, इसने काफी स्वतंत्रता प्रदान की है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, टीचर्स को भी पर्याप्त अवसर मिला है और स्टूडेंट्स में रोट लर्निंग द्वारा इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की बजाय क्लासरूम में कन्वर्सेशन पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अब जिम्मेदारी यह शिक्षण संस्थाओं की कि वास्तव में एनईपी को ट्रू स्पिरिट में हम कैसे लागू करें। मैं भी बात कर रहा था किसी से, जब तक अखबार हम नहीं पढ़ते मुझे लगता है कि वो उससे काम हमारा नहीं चलता है। तो हमारे टीचर्स की भी जो आदत पड़ी हुई है उसी तरह पढ़ाने की मैं समझता हूं कि उसमें आपको भी आगे आने की जरूरत है। क्लासरूम में एकालाप नहीं, माने एक तरफा वार्तालाप नहीं, बल्कि वार्तालाप की जरूरत है। टीचर्स को चाहिए कि वो आज के विश्व की आवश्यकता के अनुरूप स्किल्स के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी इंटीग्रेट करें, जिससे स्टूडेंट्स का स्ट्रांग कैरेक्टर,
और बौद्धिक जिज्ञासा, ये दोनों गुण उभर कर सामने आ सकें। मेरी एक और चिंता है और मैं चाहूँगा कि जिसका हल निकालने के लिए देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ आगे आवें। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस का सोसाइटी के साथ मॉरल लिंक कुछ हद तक टूट गया है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, आपसी सद्भाव, त्याग, कोऑपरेशन जैसे जीवन मूल्य जो समाज और परिवार में अनिवार्य हैं, वह कैंपस, क्लासरूम का अभिन्न हिस्सा कैसे बने, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है और ये विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा हुआ क्यों। इसे बदलना ही होगा। आप 2 मिनट के लिए गौर करिए। आज जो युवा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का कोड लिख रहा है, वो बीते कल किसी न किसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा होगा। आज अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में पक्षपात या बायस नजर आ रहा है, तो क्या हम ये न माने कि वो इस वजह से है क्योंकि मॉरल लिंक टूटा हुआ था। उसका असर उसके भविष्य के कार्यों पर पड़ रहा है और वह कार्य समाज, देश के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है। और इसलिए इनोवेशन और ग्रोथ को समाज के नैतिक मूल्यों से जोड़ने की और कोर्स के साथ साथ उसे इंटीग्रेट करने की सख्त आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि 3H, हेड, हार्ट एंड हेरिटेज, क्लासरूम में इन 3H पर विशेष ध्यान केंद्रित फोकस स्टूडेंट के टूटे हुए मॉरल लिंक को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर हम करें तो शायद उपलब्धि हम हासिल कर पाएं। यह भी सच है कि बिना एथिक्स और वैल्यूज के कटिंग एज एजुकेशन हो, स्किल्स हो या टेक्नोलॉजी हो, ये लक्ष्यहीन होंगे। वो ऐसा ही होगा कि गाड़ी तो बड़ी महंगी है लेकिन उसका इंजन गायब है। एजुकेशन सेक्टर की आत्मा की तरह एथिक्स और वैल्यूज हमें समाज और राष्ट्र हित के लिए उद्देश्य प्रदान करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी कब पुरानी हो जाएगी कोई नहीं जानता। आज जो रिलेवेंट है कल इररिलेवेंट हो सकता है, लेकिन नैतिक मूल्य शाश्वत हैं और वे हमेशा राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल कंपटीशन के इस दौर में बिना स्किल्ड इनोवेटर के हम तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के बीच हमें संतुलन बनाना ही होगा, बैलेंस स्थापित करना ही होगा। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि साहब ये बैलेंस कैसे स्थापित होगा। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज में होने वाले रेगुलर टेस्ट की जगह युवा चित्त को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हम तैयार करें। और मैं कहना चाहूँगा कि अनेक आज विश्वविद्यालय, अभी जिंदल साहब ने बताया, अनेक शिक्षण संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। समाज की जो सोसाइटी की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप बच्चों से कहिए, वो उसका समाधान देंगे, आप उन्हें प्रेरित करिए। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखिए कि इनोवेशन इज अबाउट पीपुल। इनोवेटर्स को भी ये सोचना होगा कि इस इनोवेशन से आखिर समाज के किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि टेक्नोलॉजी के मॉडल पक्षपात से रहित हों। एक समय था जब एजुकेशन को क्लासरूम से निकालकर लैब में ले जाया गया। अब समय आ गया है कि एजुकेशन को लैब से निकालकर रियल वर्ल्ड में हम ले जाएं। जिंदल साहब ने जिक्र किया जो डिस्कनेक्ट है एकेडमिया और इंडस्ट्री का। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी मैं कहूँगा, अभी तक हम जिसका जिक्र उन्होंने किया, मैं उसका भी संक्षेप में जिक्र करता हूँ। एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच मौजूद गैप को समाप्त करने पर ये वक्त की जरूरत है, आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आवश्यक हो गया है एकेडमी, इंडस्ट्री और कम्युनिटी, उसमें एक शब्द मैं जोड़ देता हूँ, इन तीनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सकें ताकि साइंस या टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी अपनी संस्कृति को समझ सके और उसमें राष्ट्र गौरव की भावना जागृत हो सके। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि युवा चेतना में राष्ट्रीय पहचान से उपजी गौरव और सम्मान की भावना पैदा हो। नई पीढ़ी
आज दूसरे कल्चर के बारे में जितना जानती है उतना ही कम उसे अपनी जड़ों के बारे में पता है। मैं नहीं चाहता कि युवा चित्त अतीत उन्मुख हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि युवा अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो। तमाम रिसर्च ने साबित किया है कि भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का इंजन था, जिसने सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को ही स्टोन एज से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के आविष्कार के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम आत्म प्रशंसा करें और वेद उपनिषद पढ़कर अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ लें, बल्कि हम वेदों में मौजूद ज्ञान को दोबारा प्रयोग में कैसे ला सकें, उसे प्रैक्टिकल कैसे बना सकें, उसे सहज रूप से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा कैसे बना सकें, उसे चेतना के प्रथम तल पर हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसे संपूर्ण विश्व में कैसे हम फैला सकते हैं और उस ज्ञान के द्वारा अपने देश को कैसे नॉलेज इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दायित्व आज की युवा पीढ़ी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है। जब वेदों की रचना हुई थी तब का कालखंड अलग था। आज बड़ा बदलाव आ गया है दुनिया में। कॉम्पिटिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन का जन्म हो रहा है। उसका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए सहज भाषा में अपनी अमूल्य निधियों को हमें सामने रखना ही होगा। अलग अलग टारगेट रीडर्स हैं आज, उन्हें मॉडर्न परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान से जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। एक दूसरी बड़ी आवश्यकता इतिहास को सुधारने और उसको सही रूप में समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने की भी है। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और लोगों तक पहुंचाने का सटीक काम करते रहे, लेकिन अनेक कारणों से आधुनिक काल में भारत अपना इतिहास लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए अनेक लोग ये दावा करने लगे कि साहब पर्सिया से कुछ हमारे पास आया था, तो कुछ चीजें मुगल काल में हमारे पास आईं। तथ्य इस बात के प्रमाण देते हैं कि ये बातें बेबुनियाद हैं। जानबूझकर कुछ इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन खोजों, साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय मैथ, साइंस अपने शिखर पर था, उस समय पर्सिया में दूर दूर तक मैथ, साइंस का जिक्र तक नहीं था। एडमंड बॉसवर्थ, पैट्रिसिया क्रोन, ह्यूज कैनेडी, केविन वान जैसे अनेक दुनिया के जाने माने रिसर्चर्स ने इस बात का जिक्र किया है कि वहां के स्कॉलर्स के द्वारा भारत यात्रा के दौरान संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया था। ये सारे लिखित तथ्य आज मौजूद हैं, जिनका साक्ष्य मौजूद है। अनेक रिसर्चर्स ने लिखा है कि 12वीं शताब्दी में यूरोप का जो प्रथम पुनर्जागरण, फर्स्ट रिनाशा, भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला के खजाने की देन थी। यानी उससे भी हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन था और उस रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। बहुत से वेस्टर्न इतिहासकारों ने एक मिथक तैयार किया कि साहब मैथमेटिक्स तो बगदाद में डेवलप हुआ था। अभी कुछ दिन पहले विलियम डैम्परिल की एक किताब आई है, मैं आग्रह करूंगा कि जरूर उसे पढ़ें। उसने उस मिथक को तोड़ा है और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का काम किया है। उन्होंने लिखा है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत से ये बगदाद गया और 500 साल बाद इटली पहुंचा और फिर वहां से यूरोप के अन्य देशों में फैला। सभी स्टूडेंट्स को ये जानने की आवश्यकता है कि वह कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महर्षि कणाद जैसे विद्वान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के उत्तराधिकारी हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को अलग से कोई सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। अपनी बात में समाप्त करूं, इस बात को मैं दोहराऊंगा कि हमारा लक्ष्य संतुलित युवा व्यक्तित्व, बुद्ध और आइंस्टाइन के मिले जुले स्वरूप का निर्माण होना चाहिए। हम एथिक्स और वैल्यूज की नींव पर कटिंग एज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी का मजबूत भवन खड़ा करना होगा।
मैं एक बार पुनः बालाजी फाउंडेशन को भारत शिक्षा समिति के आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।